चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स, जिसमें कि हम लोग आज जानेंगे कि आपके इंग्लिश 100 मार्क्स में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां कहां से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग समझिए इस बात को कि इसको हम सिलेबस के रूप में भी जान सकते हैं। अगर ये चीजें आपके दिमाग में कंसेप्ट में क्लियर होगा कि कहां से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना हमको तैयारी करना है, तो आप इंग्लिश में आराम से मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, इधर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव और इस साइड पे हम लिख देते हैं सब्जेक्टिव टाइप। इसमें भी 50 मार्क्स और इस साइड में भी 50 मार्क्स। और जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अभी तक नहीं पता होगा कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पता भी है तो एक बार पुनः जाने से पहले इस चीज को समझ लेंगे तो और दिमाग में कंसेप्ट में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स पूछता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन की संख्या रहती है वो कितनी रहती है? 100 रहती है। इस 100 में आपको 50 मार्क्स ही टिक लगाना है ना। जो आपका OMR शीट रहता है उसमें आपको सिर्फ 50 ही रखना है। 1 से लेकर के 100 तक आपको सिर्फ जो है 50 नंबर का ही उसमें रखना ही। बात आप जानते होंगे पहले से ही 50 रखना है। तो ये भी समझना है कि आपको एक बगल से नहीं रखना है। आप 1 to 100 में कहीं से भी आप रख सकते हैं 50 नंबर। और आप ये जानिए पहले कि 1 से लेकर के 60 तक ग्रामर पूछता है, यानी सब मिला के कितना क्वेश्चन हो गया? 60 क्वेश्चन जो है आपके व्याकरण से, ग्रामर से। और फिर 61 से 100 तक आपको आपने जो पढ़ा है बुक उससे पूछता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे जब आप एग्जाम में बैठे, मेरा पर्सनल ये सजेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिए। पर्सनल सजेशन ये है कि आप ना सबसे पहले बुक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक का जो क्वेश्चन होता है या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। यही तो चीज होगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आ गया, मान लीजिए कि आप 61 से 100 तक लिए तो कितना क्वेश्चन है? सब मिला के 40 क्वेश्चन है। और आपने अगर साल भर पढ़ा है बुक बढ़िया से तो 40 में से मिनिमम 30 तो आप बना ही लेंगे, अगर सही से पढ़े तो। ठीक है, 30 अगर इधर बन गया तो ग्रामर से आपको मात्र बनाना है कितना? 20। और जो क्वेश्चन का जो सिस्टम रहता है ना, सेट करने वाला जो करता है सेट, वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन दे देता है, ये आपके दिमाग से खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट जाता है और एग्जाम में पहला क्या करता है, वो पहला पेज उठाता है। उसने देख लिया कि 5 क्वेश्चन पढ़ा, 10 क्वेश्चन पढ़ा, उसको टफ नजर आ गया, हार्ड लग गया, और वहीं से उसका दिमाग थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आपको जो 15 मिनट दिया जाता है एग्जाम में पढ़ने के लिए, वो क्यों दिया जाता है? आप सबसे पहले आप बुक वाला पढ़िए। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आपका जान पहचान का होगा। जैसे मान लीजिए आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ले लीजिए, भारत इज माई होम ले लीजिए, या फिर आई हैव ए ड्रीम, अ पिंच ऑफ सनअप। ये सब चैप्टर जो पढ़े हैं आप, इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन डैश, स्टिल रिमेन डैश। अब 4 ऑप्शन दे दिया। तो आप अगर टेक्स्ट को पढ़े हैं तो स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये लाइन है। उसी प्रकार से दूसरा पेज से अगर दे दे, भारत इज माई होम से दे दे कि हॉल ऑफ भारत इज माई होम, है ना, एंड द पीपुल आर चूजन मी एज अ हेड मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो आपने देखा ये लाइन निकाली गई है किससे?
भारत इज माई होम से। तो आप जब पढ़े हैं टेक्स्ट को तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहेगा, और ज्यादातर 40 में से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। जब आप इधर 30 कर लिए तो बचा हमारे पास क्या, व्याकरण, ग्रामर। ग्रामर पढ़े तो उसके लिए तो आपको ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर को दो तरह से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप थ्योरिकली पढ़िए, थ्योरिकली पढ़ने के बाद उसको एमसीक्यू टाइप पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू पूछता है, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, और 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको सही करना है, टिक लगाना है। तो ग्रामर जो है थोड़ा टाइम टेकर है, थोड़ा सा टाइम मांगता है, आपको टाइम उसमें देना होगा। और अगर आपने टाइम दिया और ग्रामर सही से पढ़े हैं, है ना, तो आप बताइए 60 में से 20 ग्रामर भी नहीं बनेगा अगर आप सही से पढ़े हैं साल भर। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। और इस 50 में एक और बात आपको ध्यान दिला दें, ये जो आपके पास इस तरह से रंगने के लिए दिया जाता है, वहां पे लिखा भी रहता है कि आप इसको हाफ नहीं रंग सकते, इसके बाहर नहीं लिख सकते, है ना। आप जब भी रंगेंगे आधा भी नहीं रंग सकते, आप जब भी रंगे तो पूरा रंगे, सही से रंगे। ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करें, और इसका रंगने का तरीका है कि आप इसको इधर साइड से सबसे पहले ले जाइए और बीच में फिर जाकर के इसको आप जितना करना है ऐसे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पेन जो है बाहर नहीं जाएगा। ये तरीका है, टेक्निक है ना, इसको करेंगे इस तरह से रंगिए। और रंगने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप जिसको रंग रहे हैं ना उसको ध्यान से देख लीजिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सही आंसर टिक लगा रखे हैं क्वेश्चन में, लेकिन रंगते समय वो गलती से रंगने का बी तो रंगा गया सी, बाद में वो पछता रहे हैं कि देखो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो बात पछताई क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले ही ध्यान दे देना है कि ये हमको सही से रंगना है। ये हो गया। और इसमें क्या क्या ग्रामर में कौन कौन सा पॉइंट पूछता है इसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे। ये व्याकरण में क्या क्या पूछता है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो बाद में बताएंगे। और अब हम लोग चलते हैं किसमें, सब्जेक्टिव में। यही बताने के लिए हम आपको आज यहां पर हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है। सब्जेक्टिव में जैसे ही आप क्वेश्चन को खोलेंगे तो पहला क्वेश्चन का जो आपको सामना होगा, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं वैसा ही रहेगा, ध्यान रखना। पहला जो क्वेश्चन आएगा ऐसे, क्या रहेगा, ऐसे ये रहेगा 1 into 8, इसे लिखा रहेगा, यानी 8 नंबर का। इसको कहते हैं हिंदी में निबंध। क्या कहते हैं इसको, निबंध। ऐसे बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने का एक और टेक्निक है, आप कभी भी किसी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं अगर तो आप इतना पढ़े जरूर हैं कि आप अपना ट्रांसलेशन बना बना के जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको ट्रांसलेट कर करके आप 100 से 150 वर्ड 200 वर्ड जितना पुराना चाहते हैं उसको पुराइए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर है ये। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपका 8 नंबर खत्म हो जाएगा। और पूछता क्या है इसमें, टेररिज्म पूछेगा, पोल्यूशन पूछेगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पूछेगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पूछेगा, द यूज ऑफ कंप्यूटर पूछ सकता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट पूछ सकता है। इस तरह से जो हम जानते हैं, सबका मतलब हुआ कि प्रदूषण, आतंकवाद, बेरोजगारी, फ्लड यानी बाढ़, और अभी जो चल रहा है आपका द यूज ऑफ एआई। एआई मतलब समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी और एक और अभी चल रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन ना, इलेक्शन के ऊपर भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी इलेक्शन कुछ दिन पहले हुई है ना, तो इलेक्शन के ऊपर भी पूछ सकता है। तो अब बताइए, सबको आप हिंदी में कुछ ना कुछ सोचिए, सेंटेंस को सोच के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, और 100-150 वर्ड आप उसको पूरा दीजिए। क्योंकि एग्जाम में ना पहला लाइन में लिखा रहता है, ये परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। यदि आप अपने शब्दों में उत्तर दे रहे हैं ना, तो जो चेक कर रहा है उसको पता है कि ये स्टूडेंट जो है अपने शब्द में लिख रहा है। और वहां पर अगर
थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो वो इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा खुद से क्या किया है, मेहनत किया है। तो खुद से लिखा हुआ चीज है ना, इसको बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया। मेड इन चाइना करिएगा तो चाइना के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो सांझ तक, तो वो उसको पता चल जाएगा। और मेड इन इंडिया का मतलब हुआ कि आपका खुद का बनाया हुआ चीज, तो खुद का बनाया हुआ चीज ज्यादा दिन टिकता है। आप उसको अपने से बनाइए, 8 नंबर ले आइए, ट्रांसलेशन बना बना के। हिंदी दिमाग में रखिए और उसको ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कीजिए और उसको बना दीजिए। चलिए इस पर हम और चर्चा करेंगे, इसका अलग चीज है, लेकिन आज तो हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो क्वेश्चन का सामना आपका होगा, एकदम ध्यान से सुनना, जो बोल रहे हैं जिस नंबर में वैसा ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, इसको कहते हैं व्याख्या। क्या कहते हैं इसको? व्याख्या। ये जो व्याख्या है ये 8 नंबर का पूछता है। एक आपसे पूछेगा प्रोज सेक्शन से 1x4, एक पूछेगा पोएट्री सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से जब पूछेगा 2 नंबर में है, प्रोज से पूछेगा, इसमें 3 ऑप्शन रहेगा, 1, 2 और 3। फिर यहां पे रहेगा पोएट्री सेक्शन से, इसमें भी रहेगा कितना, 2 और 3। ध्यान से समझना, इससे आपको एक बनाना है। कोई भी जो बच्चे नहीं जानते ना वो क्या करते हैं, उनको प्रोज सेक्शन से 2 को समझ में आ जाता है कि दोनों हमको आता है, और यहां पे लिख ही देता है कि 2 को बनाइए, तो उसको लग गया कि 2 को बनाना है तो इसी दोनों से बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। प्रोज सेक्शन से 1 बनाना है, पोएट्री सेक्शन से भी 1 बनाना है। तो हो गया आपका 1x4 = 4, 4 नंबर उधर हो गया। फिर प्रोज सेक्शन से आपको, पोएट्री सेक्शन से आपको 1 बनाना है, 1x4 = 4, यानी पोएट्री से 1, पोएट्री से 1 और प्रोज से 1, एक बनाना है, इससे 1 इससे। इसमें क्या बनाना है उसका अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन जान लीजिए इसमें दिया हुआ क्या रहता है, जो आपने पढ़ा है प्रोज सेक्शन, जैसे भारत इज माई होम पढ़े हैं, आई हैव अ ड्रीम पढ़े हैं, पिंच ऑफ सनक पढ़े हैं ना, हाउ प्रेस पढ़े हैं, उसके बीच से एक लाइन निकाला रहेगा, यहां पे लिखा रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा उस लाइन को आप एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। हिंदी में भी पूछता है, तो हिंदी में आप लोग क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी दिगंत भाग 2 से ली गई है। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है कि थ्रो दिस लाइन इज, सॉरी, द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम, दी गई लाइन निकाली गई है। अब चैप्टर का नाम डाल दीजिए, मान लीजिए दे दिया आई हैव अ ड्रीम से, तो आप लिखेंगे द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है। अगर मान लीजिए ऐसे रहता तो क्या लिखते, द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द ऐसे। स्टोरी अगर है तो लिखेंगे द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी। अब नाम डाल देंगे कि द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्पीच आई हैव अ ड्रीम विच इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग। थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से, और उसके बाद जो कहना चाहता है उसको आप लिखेंगे। 4 नंबर इसमें है, 4 नंबर इसमें है। इसमें पोएम रहेगा, पोएम रहेगा, जैसे मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएम रहेगा, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द वेयरेस्ट ऑफ दी, है ना, या फिर रहेगा एन एपिटेट से। तो कोई भी चैप्टर का लाइन रह सकता है, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर में क्या रहेगा, हाँ, तीसरा नंबर में क्या रहेगा, तीसरा नंबर में रहेगा लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन।
लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन, इसको हम बताने वाले हैं। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन में कोई एक आप लिखेंगे 5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का? 5 नंबर का रहेगा। और लेटर राइटिंग ना बहुत आसान है, दिमाग में बहुत सारे बच्चों को आता है बहुत टफ है, लेकिन इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत इजी है। इसको एकदम छोड़ना नहीं, बस सही तरीके से लिखना है। और आपका जो कॉपी रहेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना कि ओवर राइटिंग इसमें नहीं करिएगा। आप कितना भी अच्छा लिख दिया, अगर आपने ओवर राइटिंग कर दिया तो आप इसमें से 1-2 नंबर आपका कट जाएगा। ओवर राइटिंग का मतलब हो गया कि आपका कोई गलती हो गया, आपने उसको काट दिया है ना, फिर उसको आपने सही से लिखा, ये सब लेटर राइटिंग में नहीं चलता। साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ कहाँ छोड़ रहे हैं आप, है ना, चौथाई कितना छोड़ रहे हैं, ये सब ध्यान देना पड़ता है। किस पे? लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन पर। अगर आप लेटर राइटिंग लिख रहे हैं और करके एप्लीकेशन रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखना है, 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या रहेगा? क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चंस रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10, 1 to 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको इसमें 5 का आंसर देना है। मात्र कितना का? 5। ये क्वेश्चन भी आपके प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन और एक और चीज है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 3 सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको उसको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, इसके लिए भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, सब मिला के 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आ जाइए किसमें? 5वां में। पांचवा नंबर में क्वेश्चन आंसर हो गया, ऐसे हो गया, लेटर राइटिंग हो गया। 5वां में रहेगा मैचिंग। लेकिन 5वां में मैचिंग रहेगा ना, इसमें क्या रहेगा उसको समझिए। A B C D E और F। A B C D E और इस क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं इसको समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कहेगा मात्र 3 का जवाब देने के लिए। कितना? 3 का। मात्र 3 का जवाब देना है, ठीक है। दिया रहेगा 5, ये F तक दिया रहेगा, लेकिन आपको जवाब मात्र देना है कितना? 3 का ही। अब A में क्या रहेगा? तो समरी। क्या रहेगा? प्रोज सेक्शन से। कौन सा सेक्शन से? और 3 को रहेगा। पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा समराइज करने के लिए इसको। इसमें भी 3 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। सी में रहेगा आपका मैचिंग। क्या रहेगा? मैचिंग। डी में रहेगा एक क्वेश्चन रहता है इसमें, जो फिक्स क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। 5 नंबर का रहता है। राइट ए नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, राइट ए नोट ऑन एन ओल्ड इंग्लिश। इसी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन रहता है डी में। ई में फिर से मैचिंग रहता है और एफ में ट्रांसलेशन रहता है। हो सकता है कि जो हम यहां पर दिए हैं आपको समरी पोएट्री, इसमें चेंज थोड़ा सा हो सकता है कि एफ वाला चीज ई में दे दे, ई वाला चीज एफ में दे दे। ये हो सकता है, संभावना है, बट अधिकतर यही रहता है।
मेरा जो सजेशन है बच्चों का, क्योंकि इसमें 15 नंबर है, कितना नंबर है? 15 नंबर, तो इस पर थोड़ा केयर करना। समरी और पोएट्री, ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन है। इसे आप अगर कंफर्ट हैं कि समरी आपको याद है तो अच्छा है, पोएट्री में का भी समरी अगर याद है तो भी अच्छा है। और मैचिंग 2 रहता है, एक मैचिंग रहेगा प्रोज सेक्शन से, एक मैचिंग रहेगा पोएट्री सेक्शन से। दोनों मैचिंग को आपको मिला देना है। मैचिंग का मतलब क्या रहेगा सो सुन लीजिए, शीर्षक का नाम और उसके लेखक का नाम। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी द्वारा। तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इंग्लिश बुक में, उस सभी का शीर्षक का नाम और उसका जो राइटर है उसका नाम याद रख लेना है। अगर आप ऐसा कर लिए तो आपका 10 नंबर फिक्स है। क्यों? क्योंकि सी में मैचिंग आ गया पहला ही प्रोज सेक्शन से, 5 नंबर इसमें हो गया। और ई में भी मैचिंग देता है, ये देता है पोएट्री सेक्शन से। एनिपिटैफ किसने लिखा है तो आपको बताना होगा, किसने लिखा है एनिपिटैफ? वाल्टर डेला। और बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है? जॉन डन। द सोल्जर किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक। ये सब आपको याद रखना होगा। तो 5 से 10 नंबर आपको यहां मिल गया। अब मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है बच्चों का कि आप ना फिर ट्रांसलेशन बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसलेशन इजी आ गया और इसमें से 8 वो देगा आपको, 5 वो कहेगा बनाने। सपोज कीजिए कि आपने मैचिंग बना लिया और इसमें मैचिंग बना लिया, 10 नंबर मिल गया आपको, और आपने ट्रांसलेशन भी 5 सही कर लिया, कितना मिल गया? 15। समरी क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं हम? इसलिए करते हैं नहीं क्योंकि हो सकता है कि आपका राइटिंग में आपको 1-2 नंबर काट ले, हो सकता है स्पेलिंग आपसे थोड़ा सा गलती हो जाए तो वहां पर नंबर काटा जा सकता है। लेकिन आप अगर मैचिंग बना ली तो इसमें नंबर कटने का कोई संभावना नहीं है, अगर सही से याद है आपको तो। और ट्रांसलेशन भी अगर सही से बना ली तो नंबर इसमें नहीं कटेगा। तो मेरा रिकमेंड रहता है कि आप मैचिंग कर लीजिए दोनों और ट्रांसलेशन बना लीजिए। उसका लास्ट जो रहता है 7 नंबर में, 7 नंबर ध्यान दीजिए क्या रहेगा, ये भी 4 नंबर का चीज रहता है। इसमें रहेगा पैसेज, क्या रहेगा? पैसेज 4 नंबर का। और पैसेज 4 नंबर का रहेगा। और करके एक और चीज रहेगा प्रीसाइज, समझे क्या रहेगा? प्रिसाइज रहेगा। आपको पैसेज अगर बनाना है तो ठीक है, और प्रिसाइज बनाना है तो भी ठीक है, दोनों के बारे में जान लीजिए। पैसेज में एक किसी चीज के ऊपर 5 या 10 लाइन में लिखा हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस रहेंगे। उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पैसेज को भी पढ़ना है, और पढ़ करके उस क्वेश्चन का आपको क्या देना है? जवाब देना है पैसेज में। हो गया? अगर आप वो नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप फिर प्रिसाइज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको? इसमें इसको कहते हैं संक्षेपण। क्या कहते हैं इसको? संक्षेपण का मतलब होता है कि पूरे चीज को पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि पैसेज जैसा ही वो रहेगा और उसको पढ़ना है। मान लीजिए वो 90 वर्ड में लिखा हुआ है, कितना वर्ड में? 90 वर्ड में लिखा हुआ है, तो आपको उसको ना 30 वर्ड में लिखना है, शॉर्ट करके उसी बात को। 30 वर्ड का करने का मतलब ये नहीं हुआ कि पक्का 30 से 5 प्लस हो सकता है, 5 माइनस हो सकता है। लेकिन इतना करने के लिए आपको एक और काम करना होगा, ऊपर में एक हेडिंग देना होगा, शीर्षक। अब वो जो पैसेज दिया हुआ है आखिर कोई ना कोई चीज से रिलेटेड बात उसमें कहा जा रहा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका एक अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक देने के बाद, शीर्षक देना एकदम नहीं भूलना, शीर्षक देने के बाद 30 से 35 वर्ड में उसको लिखना है, और उसके जस्ट नीचे आपने जितना वर्ड में लिखा वहां पर लिख देना है वर्ड्स। क्या लिख देना है? वर्ड्स। और वर्ड्स लिखने के बाद जितना वर्ड में आपने लिखा, मान लीजिए आपका 35 वर्ड्स आया तो लिख देना 35, इतना कर लीजिए। और अगर सही तरीके से आपको ये समझ में आ गया तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। और एक और मूल मंत्र है जो लास्ट में बोलने वाले हैं हम। मूल मंत्र ये है कि सभी क्वेश्चन को आप टच कीजिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़िए। ऐसा नहीं कि सर एग्जाम दिए एक क्वेश्चन भूल गए बनाने, या फिर एक क्वेश्चन बना ही नहीं, ये सब सुनना नहीं चाहते आप। हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है आपको दे करके आना है, कुछ ना कुछ। मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में कहावत है ना कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग।
ठीक है। आप अगर छोड़ रहे हैं, बहुत बच्चों का ये होता है आदत कि छोड़ दी सर, तो अगर छोड़ रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि उसको कुछ ना कुछ बना करके आइए। और ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोग सिलेबस समझ गए होंगे, यही आपको काम देगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना।